क्लास 10th के बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इसके पहले का जो हमारा क्लास था एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, भस्म और लवण, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातों को पढ़ा। अम्ल क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल किसको कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल किसको कहते हैं, है ना, ये सब चीज़ को पढ़े हम। भस्म क्या होते हैं, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, उसमें कुछ चीज़ें बच गई होगी या हमने बता दिया होगा। ब्लीचिंग पाउडर, धोवन सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा, ये सब चीज़ को कैसे बनाया जाता है, इसके क्या कैरेक्टर होते हैं, इसका क्या इस्तेमाल होता है, ये कहाँ कहाँ उपयोगी होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके क्या फार्मूला होते हैं। तो विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कपड़ा धोने वाला सोडा और बेकिंग सोडा, है ना, खावर सोडा जिसको बोलते हैं, तो ये सब क्या हैं, ये कंपाउंड का इस्तेमाल हम लोग रात दिन करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनाइलऑप्थेलीन है ना, ये सब का क्या, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, ये सब बात हम आपको पढ़ाए हैं। और अगर कुछ पाठ छूट गया होगा तो उसको आप अपने से भी पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगी, क्लास जब चालू होगा ऑफलाइन, उम्मीद है कि सितंबर से चालू हो जाएगा, तो फिर जो आपको प्रॉब्लम होगा वो आप हम लोगों के सामने रखिएगा, फिर हम आप लोगों को उसको डील करेंगे। अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, धातु और अधातु। धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, इसको समझाने से पहले मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। एक मिनट। मैटर का मतलब पदार्थ होता है। पदार्थ वो होता है जिसका जो कुछ स्थान घेरती है, उसके कुछ मास होते हैं, कुछ उसका भार होता है, उसी को पदार्थ माना जाता है। पदार्थ को केमिस्ट्री के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है, वो वर्गीकरण किया गया है तत्व, यौगिक और मिश्रण में। तत्व यानी कि जो भी पदार्थ हैं दुनिया में, रासायन विज्ञान के अनुसार वो या तो तत्व होंगे, या यौगिक होगा, या फिर मिश्रण होगा। यही 3 प्रकार के मैटर हो सकते हैं। फिर तत्व जो है, जिसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, ये एलिमेंट में 3 चीज़ होती है, धातु, अधातु और उपधातु। अंग्रेजी में बोलते हैं उसको मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। तो अब आप समझ गए होंगे कि तत्व के ये 3 रूप हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। उसी तरह से यौगिक जो होंगे, कंपाउंड, वो भी 3 तरह का होता है। उसको हम लोग कहते हैं अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण, है ना। तो इस तरह से उनको क्लासीफाई किया गया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि धातु के क्या लक्षण होते हैं और अधातु के क्या लक्षण होते हैं। 111 से अधिक तत्व अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। इसमें ज़्यादा संख्या धातुओं की है, मेटल ज़्यादा है दुनिया में, नॉन मेटल की संख्या बहुत कम है। 10-12 गो ही नॉन मेटल हैं और 7 के करीब मेटेलॉइड यानी उपधातु होंगे। पीरियोडिक टेबल में ये स्पष्ट बताया गया है कि पीरियोडिक टेबल में बाईं तरफ जो है वो सब मेटल है, दाईं तरफ जो है वो नॉन मेटल है, और इन दोनों के बीच में एक तिरछा जो आता है लाइन, वो मेटेलॉइड का है। तो मेटल के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं सो सुनिए। फिजिकल कैरेक्टर, भौतिक गुण,
जो बाहर से ही देख कर के हम पता लगा सकते हैं। इसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखकर छूकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये मेटल होगा, है ना। तो मेटल के 5-6 कैरेक्टर दिए गए हैं, 4-5 यहाँ दिया गया है। सबसे पहला कैरेक्टर होता है कि मेटल ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, ठोस रूप में होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है, मरकरी एक धातु है, मेटल है, जो लिक्विड स्टेट में रहता है। देखिए अधातु जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मेटल सॉलिड रूप में ही होते हैं, ठोस रूप में होते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? मेटल एक ऐसा चीज़ है जिसको हथौड़ी से पीट पीट कर पत्थर बनाया जा सकता है ना। स्ट्रिप में उसको बदला जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे मोटा एक लोहा का रॉड है, उस रॉड को लोहार गर्म करता है और उस पर मार हथौड़ी से उसको फैला देता है। यही कहलाता है आघात वर्धनीयता। माने धातु का वह गुण जिसके द्वारा हथौड़ी से पीट कर उसे पतले पत्थरों में परिवर्तित किया जा सकता है, इसी गुण को हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। अंग्रेजी में इसको मैलिएबिलिटी बोला जाता है। ये गुण केवल धातु में पाए जाते हैं। अधातु को जब आप पीटेंगे ना हथौड़ी से तो चकनाचूर हो जाएगा, वो भुरभुरा हो जाएगा, वो पाउडर में बदल जाएगा। जैसे कोयला है, बड़ा कठोर होता है, पत्थर की तरह दिखता है, लेकिन ज़रा एक हथौड़ी मार के तो देखिए उसको, कोयला को चूर चूर हो जाएगा। तो अधातु भुरभुरे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, लेकिन धातु जो होता है वो पीटेंगे हथौड़ी से तो पत्थर में बदल जाएगा, वो फैल जाएगा पीटते पीटते। रॉड जो है वो धीरे धीरे इस टाइप में आ जाएगा वो पीटते पीटते। तो ये एक गुण हुआ मेटल का, आघात वर्धनीयता। दूसरा जो गुण होता है मेटल का वो है तन्यता। तन्यता को डक्टिलिटी बोलते हैं। तन्यता माने तान सकते हैं, उसके तार खींच सकते हैं। एल्युमिनियम का तार होता है, तांबा का तार होता है, लोहे का तार होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं तन्यता, डक्टिलिटी, माने इसके तार खींचे जा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है चालकता। चालकता का मतलब क्या होता है कि धातु से होके ताप या ऊष्मा या विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, पास हो सकती है। ये गुण ही कहलाता है चालकता। तो जितने भी धातु होते हैं सभी कंडक्टर होते हैं। सबसे होके बिजली भी जा सकती है और सबसे होके हीट भी आगे बढ़ता है। देखिए हीट भी बढ़ता है। हीट कैसे बढ़ता है वो भी आप सोचें। करछुल को जब हम लोग आग में रखते हैं तो करछुल का जो पिछला सिरा होता है, डंठी, वो भी धीरे धीरे गर्म होता है। इसका मतलब है कि हीट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। यही कहलाता है चालकता। धातु के ही बने हुए तार होते हैं जिससे होकर बिजली जाती है। घर के अंदर भी आपका तार इस्तेमाल होता है। तो धातुएं जो भी होगी वो विद्युत की सुचालक होगी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। मतलब उससे होकर ऊष्मा भी जाएगी और उससे होकर के विद्युत भी पास करेगा। तो ये तीसरा कैरेक्टर होता है। उसके बाद होता है चमक, लस्टर। धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु को अगर आप रगड़ेंगे तो धीरे धीरे वो चमकने लगेगा। एक जंग लगे लोहे को सैंड पेपर से खूब रगड़िए तो ऊपर का परत जब उसका झड़ जाएगा, जंग जब हट जाएगा तो वो लोहा चमकने लगेगा। तो उसी चमक को हम लोग कहते हैं लस्टर। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातु में ऐसी चमक नहीं होती है। खास ध्वनि, रिंगिंग साउंड। जैसे आप एक लोहे के रॉड को हथौड़ी से पीटिए
और दूसरी चीज़ को भी पीटिए, दोनों के ध्वनि में अंतर होगा। धातु से ध्वनि निकलेगी रिंगिंग साउंड, बहुत देर तक उसमें वाइब्रेशन होता रहेगा और उसकी झंझनाहट सुनाई देगी, लेकिन अधातु में ये गुण नहीं होते हैं। अब धातु कौन कौन से हैं और अधातु कौन कौन से हैं, इसका कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, है ना, सोना, प्लेटिनम, मरकरी, ये सब धातु कहलाते हैं। हालांकि मरकरी तो लिक्विड है, फिर भी उसको धातु माना गया है। अधातु में किसका नाम आएगा? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब जो गैस के रूप में पाए जाते हैं या पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, ये सब अधातु कहलाते हैं। फास्फोरस, सल्फर, ये सब तो पाउडर के रूप में पाया जाता है, तो ये अधातु हो गया। तो धातु और अधातु को हम लोग देख कर के भी अनुमान लगा सकते हैं। और धातुओं का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। धातुओं से मिश्र धातु तैयार किए जाते हैं, जिनको एलॉय बोला जाता है अंग्रेजी में। ये मिश्र धातु का एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। पीतल, ब्रास, कॉपर और जस्ता के मेल से बना है। कॉपर भी मेटल है, जस्ता भी मेटल है, और पीतल बना इससे, ये दोनों के मिलाने से, तो पीतल जो है एलॉय कहलाएगा। तो मिश्र धातु भी बनाए जाते हैं। तो धातु के कुछ भौतिक गुण भी होते हैं और रासायनिक गुण उनको बोलते हैं जो हम रिएक्शन करा के प्राप्त करेंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया में धातु का एसिड से क्या रिलेशन होता है, बेस से क्या रिलेशन होता है, साल्ट से क्या रिलेशन होता है, ये जब रासायनिक अभिक्रिया करा के हम लोग देखते हैं तब जाके ये पता चलता है कि वो उसका रासायनिक गुण क्या है। तो रासायनिक गुण की चर्चा जो है वो भी किया जाएगा। उससे पहले कुछ और बातें हैं जो आप सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या है एक टॉपिक कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि जैसा आप पहले से जानते हैं कि परमाणु या एटम, यानी कि पदार्थ बना होता है एटम या मॉलिक्यूल के मेल से। यौगिक में मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल को अणु बोला जाता है, और एलिमेंट में एटम होते हैं जिसको परमाणु बोला जाता है। यानी कि एलिमेंट के जो सबसे छोटे कण होंगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, उसको एटम बोला जाएगा, हिंदी में परमाणु बोलेंगे। यौगिक जो होंगे, कंपाउंड होगा, उसके सबसे छोटे कण को अणु, अंग्रेजी में उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है। अब जैसे एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एस, फास्फोरस, पी, आयरन, Fe, मैग्नीशियम, Mg, इस संकेत कहलाते हैं, सिंबल कहलाते हैं। अब हम कॉपर को COPPER लिखेंगे, इतना लंबा ना लिख के हम उसको Cu लिख देंगे तो वो मान लिया जाएगा कि कॉपर है। सोडियम को हम इतना लंबा लिखेंगे, Na लिख देंगे तो मान लिया जाएगा कि ये सोडियम एलिमेंट हुआ, है ना। एटम की बात हो गई। एटम तो एलिमेंट के या तत्व के एटम होते हैं सबसे छोटे कण। और यौगिक अब क्या है, एटम के मेल से, एलिमेंट के मेल से यौगिक बनते हैं। जैसे H2O, वाटर एक यौगिक है। यौगिक इसलिए है क्योंकि वाटर का फार्मूला है H2O। H2O कहने का मतलब इसमें 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन है, यानी 2 तरह के एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और दोनों के एटम आपस में मिलकर के बनाए हैं H2O, CO2, O2। ये सब क्या है, कंपाउंड है। ये सब कंपाउंड होते हैं, और कंपाउंड के छोटे कण को अणु बोला जाता है, मॉलिक्यूल बोला जाता है। जैसे हम लिखेंगे H2O, इसका मतलब हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।
एक अणु जल, अगर हम लिखते हैं 2H2O तो इसका मतलब हो गया 2 अणु जल। तो ये सब तो पहले भी बताया गया है आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है कि किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन के सजावट को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु में तो 3 कण होते हैं जो आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का सजावट कैसे होता है, एटम के अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में, कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है, इसी को जब हम लोग लिखते हैं 2 8 2, 2 8 1, 2 8 3, या ऐसे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इस तरह से जब दिखलाते हैं तो वो कहलाता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसकी सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे बाहर अंतिम कक्षा में, अंतिम राउंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंग्रेजी में उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी मेटल होते हैं उनकी बाहरी कक्षा में देखा गया है कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि एलिमेंट जो मेटल हैं, धातु जो हैं, उनकी संयोजकता या तो उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन या तो 1 होंगे, या 2 होंगे, या 3 होंगे, है ना। और जो उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही उनकी संयोजकता भी कहलाती है, वैलेंसी भी कहलाती है। तो ये एक बात हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। जो मेटल होंगे उनकी सबसे बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा कैरेक्टर होता है मेटल का कि मेटल यानी धातु विद्युत धनात्मक गुण वाले होते हैं। विद्युत धनात्मक गुण को अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब हो गया कि जितनी भी धातुएं हैं दुनिया में, उन सबों में एक स्पेशल गुण ये है कि वो अपना बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करता है, दे देता है किसी को दे सकता है, वो देने वाले हैं। मेटल सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं, बाहर के इलेक्ट्रॉन देंगे। जिनकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगी वो 1 दे देंगे किसी को, जिनकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगी वो 2 दे देंगे, किसी की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगी वो 3 दे देंगे किसी को। तो जब कोई एलिमेंट या कोई धातु अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, देता है, तो उसी गुण को कहते हैं विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक का मतलब है कि जब वो इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ देता है तब वो आयन में आ जाता है, आयन बन जाता है। जैसे Na+, इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम एक धातु है और उसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको उसने किसी को दे दिया और वो Na से Na+ बन गया, आयन बन गए। तो ये कैरेक्टर होते हैं मेटल में, समझ गए। तो ज़्यादातर जो मेटल हैं वो सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी विद्युत धनात्मक होते हैं। ये सारी बात को समझने के बाद दूसरी एक और बात है कि मेटल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रवनांक और क्वथनांक ज़्यादातर ऊंचा होता है। लो टेम्परेचर पर ये नहीं गल सकते हैं और लो टेम्परेचर पर ये नहीं उबल सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा को लीजिए, लोहा को क्या आप चूल्हा में गला दीजिएगा? नहीं गलेगा, उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। 1400 डिग्री 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पे आएगा तब जाके लोहा पिघल जाएगा, पानी के रूप में आ जाएगा, द्रव के रूप में आ जाएगा। तो
जितने भी धातु हैं सबों के मेल्टिंग पॉइंट यानी गलने का तापक्रम और उबलने का तापक्रम ऊंचा होता है, हाई होता है। वो लो टेम्परेचर पे, जैसे आप कंपाउंड की बात करें तो हम लोग के जीवन में और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे अल्कोहल को ले लीजिए, बेंजीन को ले लीजिए, ये सब कंपाउंड हैं। स्पिरिट को ले लीजिए, है ना, ये सब कंपाउंड हैं। पेट्रोल को ले लीजिए, आप अपना 1 बूंद पेट्रोल या 1 बूंद अल्कोहल जब आप इस पे डालते हैं तो 2-4 मिनट में ही भाप बन जाता है, उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। ये बॉडी टेम्परेचर पर इसका वेपराइजेशन हो जाता है। तो जो नॉन मेटल होंगे उसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, माने निम्न तापक्रम पर ये पिघल जाते हैं, उबलने भी लग सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि ये सब कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है। फंडामेंटल डिफरेंस का मतलब मौलिक विभिन्नता। ये ऐसे विभिन्नता है जो देखे जाते हैं धातु को अधातु से अलग करने के लिए। अब जितना ही कैरेक्टर धातु का है ये सब गुण अधातु में नहीं मिलेगा, ये सब लेकिन कुछ यहाँ भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हर जगह होता है, अपवाद कुछ बातें हर जगह होती है। जैसे हमने अभी बताया कि कार्बन, पहले तो कार्बन क्या है, एलिमेंट है, एक तत्व है। फिर क्या है, कार्बन एक तत्व होते हुए भी अधातु है, नॉन मेटल है। और कार्बन सब जगह पाया जाता है, हर जगह मिलता है कार्बन। आपके कपड़े में कार्बन है, आपके पेपर में कार्बन है, आपके द्वारा लिया गया भोजन में कार्बन है, प्रोटीन में कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, फैट में कार्बन है, सब चीज़ में कार्बन है। एक कार्बन हर जगह मिलता है। कार्बन के 2-3 अपरूप होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन तो उसमें और डिटेल से आपको बताया जाएगा। हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट और एक और है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। कोयला में भी कार्बन है, कोयला में 80-90% कार्बन होता है। मिट्टी तेल में कार्बन है, पेट्रोल में कार्बन है, डीजल में कार्बन है, इन सबों में कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन जिसको हम सी लिखते हैं, ये कार्बन नॉन मेटल है। मोमबत्ती में कार्बन है। पहले ही बताया गया है कि नॉन मेटल जो होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तीनों तरह में कोई रूप में हो सकता है। तो कार्बन हर जगह पाया जाता है। कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। तो कार्बन के ये 3 रूप जो हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस, इसमें एक ग्रेफाइट जो है, जो पेंसिल में लगा होता है, उस ग्रेफाइट को में ये गुण है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। यानी कार्बन ग्रेफाइट में अगर है तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक बन जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। कार्बन के ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड प्रयोगशाला में रहते हैं, जहाँ पर तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये सब चीज़ वहाँ पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात। तो हमको ये सब बात को याद रखना है, ये नहीं कि इधर से सुने इधर से भूल गए, सो नहीं। क्वेश्चन आ सकता है, एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में है। अब आप वहाँ सोचेंगे कि ये कौन सा होगा। पारा अगर याद होगा मरकरी तो आप लिख सकते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ध्वनि। धात्विक ध्वनि होता है, रिंगिंग साउंड होता है, चमक होती है, मेटेलिक लस्टर होता है। ये सब तो कैरेक्टर हम पढ़ लिए, समझ भी लिए। अब अगली बात पर ध्यान देते हैं। अब रासायनिक गुण समझें कि क्या क्या उसके केमिकल कैरेक्टर होते हैं। तो पहला कैरेक्टर है
कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो वो धातु का ऑक्साइड बनाता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है। आपको ये पता ही होगा। अच्छा, मैग्नीशियम का एक फीता होता है और उसको जब जलाया जाता है तो दूधिया रोशनी के साथ वो जलता है, और उसका जो राख होता है ऐश, उसको अगर वाच ग्लास में जमा करेंगे तो वही कहलाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सभी धातुएं लगभग ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है और ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, पोटासियम अगर संयोग करेगा तो पोटासियम ऑक्साइड बनेगा, आयरन संयोग करेगा ऑक्सीजन से तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम संयोग करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करेगा, रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, अल्मुनियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो अल्मुनियम ऑक्साइड बनेगा। और तो ये एक बात है जो हमें जान लेना है कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, कंबाइन करते हैं, संयोग करते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। और एक बात और, इस ऑक्साइड को जब जल में घोला जाएगा तब वो भस्म बनाएंगे, बेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे MgO को जब जल में घोलेंगे तो MgOH2 प्राप्त होगा। Na2O को जब जल में घोलेंगे सोडियम ऑक्साइड को तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड या NaOH बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में घोलेंगे तो CaOH2 बनेगा, यानी बेस में परिवर्तित हो जाएंगे। मेटल के ऑक्साइड को जल में घोलने पर बेस या भस्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर वाले होते हैं, भास्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, उस प्रकृति के होते हैं। उनको जल में घोलेंगे तो बेस बनेगा, लेकिन नन मेटल का ऑक्साइड को जब जल में घोलेंगे तो एसिड बनेगा। ये भी एक बड़ा अंतर है मेटल और नन मेटल के ऑक्साइड में। अब हम बताते हैं, मेटल का ऑक्साइड तो बता दिए, अब नन मेटल का ऑक्साइड है। जैसे कार्बन को हवा में जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, CO2 बनेगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से सल्फर है, S, सल्फर को हवा में जलाएंगे तो SO2 गैस बनेगी, जिसको बोला जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड होते हैं, NO2, NO, कई ऑक्साइड होते हैं। तो ये सब तो नन मेटल है। अब जब नन मेटल का ऑक्साइड CO2 प्राप्त हो गया, नन मेटल का ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गया, CO2 प्राप्त हो गया, SO2, इसको जब पानी में घोलेंगे तब ये एसिड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोलने पर कार्बोनिक एसिड बनता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब जल में घोलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। ये क्या बताता है? यही बताता है। तो ये एक कंक्लूजन है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर वाले होते हैं, भास्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, और नन मेटल के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो ये उनका हो गया केमिकल कैरेक्टर, रासायनिक गुण। ये सारे भौतिक गुण थे और वो रासायनिक गुण होगा। ये सब अब रासायनिक कैरेक्टर में आ जाएंगे। कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। कुछ ऐसे भी ऑक्साइड है, ये पॉइंट को रिमेंबर करना है, याद करना है कि ऐसे कौन से ऑक्साइड हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। तो ऐसा दो ही ऑक्साइड है, याद रखिएगा आप। एक कहलाता है जिंक ऑक्साइड और एक कहलाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड।
एक को ZnO बोलते हैं, दूसरे को Al2O3 बोलते हैं। यही दोनों, जिंक ऑक्साइड भी है मेटल का ऑक्साइड, और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी है मेटल का ऑक्साइड, लेकिन ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड को कहा जाता है उभयधर्मी। उभय माने दोनों गुण वाले हैं, एसिड और बेस दोनों गुण वाले होते हैं, उभयधर्मिक ऑक्साइड, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एम्फोटरिक ऑक्साइड। तो इस तरीक़ा से ये सब कैरेक्टर हैं, और भी जो कैरेक्टर है इसकी चर्चा अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए यहीं तक। आपसे गुजारिश है कि आप पढ़ लीजिएगा मेटल और नॉन मेटल को। अगले क्लास में हम आगे की बात और बताएंगे इसके बारे में।